नमस्कार, वेलकम बैक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया एपिसोड जिसका शीर्षक है आसाम में बीजेपी की बम बम और अगला टारगेट क्या बंगाल हो सकता है। सो इसी टॉपिक पर और इसी विषय पर हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे और डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है अभी आज की डेट में। सो दोस्तों, मोदी जी की 3 रैली हुई आज पश्चिम बंगाल में और उसी के साथ साथ हमारे 3 राज्यों में भारत के आसाम, केरलम और पौंडीचेरी में इलेक्शन वोटिंग आज हो चुकी है। और इसी के साथ आसाम ने जो वोटिंग परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो पीछे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछली बार जो वोटिंग हुई थी 2021 में, तब हुई थी 84% और अभी आज 5-6 बजे तक का जो आंकड़ा आया है असम का, वो 85.3% आया है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। सो इससे जो राजनीतिक गलियारे में जो खबर चल रही है और जो राजनीति के असली अच्छे समझदार लोग हैं, वो यही बात बता रहे हैं कि ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है आसाम में, तो ये इंडिकेशन है कि आसाम में फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बनने जा रही है। और उसी के साथ जो केरलम में जो वोट प्रतिशत आया, वो लास्ट टाइम वोटिंग थी आई थिंक अबाउट 75%, 75 to 76% के बीच में, और इस बार वहाँ पे भी रिकॉर्ड टूटा है। जो वहाँ पे 77.8% की जो वोटिंग हुई है, वो वहाँ पे भी संकेत अच्छे आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। तो आई थिंक बीजेपी कुछ हद तक अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगी वहाँ भी। और पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी में भी 89.7% की जो वोटिंग प्रतिशत आया है, जो वहाँ पर भी ये अब तक का बहुत हाईएस्ट है। आई थिंक लास्ट टाइम 87% वहाँ पे रहा। तो अगर तीनों राज्यों को देखें तो तीनों राज्यों में जो वोटिंग प्रतिशत है, वो वहाँ पे बढ़ा है। तो दोस्तों, अब आसाम में तो बीजेपी की बम बम हो गई लगती है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में इस बार जो बदलाव है वो आएगा, या जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, या और प्राइवेट जो ग्रुप्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट के हिसाब से। तो आज हम आपसे वही उसी के हवाले से बात करेंगे। सो आज मोदी जी की 3 रैलियाँ हुई पश्चिम बंगाल में, और उन रैलियों के चलते मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को 6 अपनी गारंटी दी है। सो दोस्तों, ये 6 गारंटियों के मायने असली हैं क्या? बेसिकली क्या ये जो 6 गारंटियां हैं, ये जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के नतीजे को बदलवाने में प्रभावी होंगी, या इनका प्रभाव कितना है, या जो वहाँ के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं इन गारंटियों के बारे में, उनको कुछ नया लग रहा है, या जो वहाँ का वोटर है वो भी उत्साहित है या नहीं है कि इस बार ठीक है सरकार को चेंज किया जाए, 15 साल हो गए हैं। बाकी तो ठीक है, उन्होंने कैसा टीएमसी ने कैसा वहाँ राज किया है, गुंडागर्दी की या नहीं की है, दैट इज सेकेंडरी। बट पहला तो ये है कि 15 साल हो गए हैं, और 15 साल काफ़ी होते भी हैं एक ही सरकार को चलते चलते, या एक ही तरह का शासन चलते चलते हिंदुस्तान में। तो क्या इस बार वहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है या बदलाव चाह रही है? सो दोस्तों, पहले तो बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने 6 गारंटी पश्चिम बंगाल को क्या दी। तो 6 गारंटियों में जो पहली गारंटी दी, वो बहुत महत्वपूर्ण गारंटी है, और वो ही एक सबसे बड़ा डेंट मारती है जो टीएमसी का वोटर है उसमें, या टीएमसी का जो वोटिंग प्रतिशत कहें, या जो उनका गढ़ है वो कहें उसमें। सो सबसे पहली जो गारंटी थी वो है टीएमसी के गुंडे जेल जाएंगे 4 मई के बाद। तो जो ये मोदी ने 2 टूक एकदम से बोल दिया है, और इस चीज़ के मायने जो समझते हैं वो समझ भी आते हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे जेल जाएंगे। जहाँ तक मैं अगर इस चीज़ का एनालिसिस करूँ और इस बात के बारे में सोचूं, तो टीएमसी के गुंडे जेल जाएंगे मतलब कि अब तक जितनी बार भी प्री पोल पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, उसमें जितने भी गुंडे सम्मिलित रहे हैं, ठीक है,
वो सारे गुंडे इसमें टारगेट पे होंगे और उनसे चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। पुराने केस दोस्तों बहुत ज़्यादा खुलने वाले हैं अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो। आई थिंक 1 साल 2 साल तो बहुत रोना धोना टीएमसी में मचने वाला है, ये बात पक्की है। और ये गुंडे जो हैं, इनके वकील जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी बिजी रखेंगे और कहीं तक गाज जो है वो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी आ सकती है। दूसरी जो गारंटी मोदी जी ने दी वो दी सरकारी सिस्टम जवाबदेह होगा। दोस्तों सरकारी सिस्टम जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो मेरे ख्याल से पिछले एटलीस्ट 10 साल से कोलैप्स कर चुका है और वहाँ का जो सरकारी रजीम है, जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक्चुअली नाम मात्र का ही है। जो टीएमसी के गुंडे उनको बोल देते हैं कि भैया घर पे बैठ, तो घर पे बैठते हैं, या जैसा उनसे बोल दिया जाता है वो वैसा ही करते हैं अपनी नौकरी और अपना जान बचाने के लिए या अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। तो सबसे पहले जो सेकंड गारंटी है, ये भी एक बहुत बड़ी गारंटी है जो कि सरकारी सिस्टम में एक बहुत बड़ा सुधार लेकर आएगा अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो ये 6 बिंदु दिए हैं, इनके मायने बहुत सारे मायने निकलते हैं मोदी जी के। जो तीसरी जो गारंटी दी है कि टीएमसी के चलते जितने भी घोटाले हुए हैं पश्चिम बंगाल में, वो सारे घोटालों की फाइल खुलेगी और इनके रेजिम के चलते जितनी भी महिलाओं के साथ रेप हुए हैं या अत्याचार हुआ है, उन सभी अत्याचारों की, रेप की फाइलें भी खुलेंगी। तो इसके मायने क्या हैं दोस्तों? इसके मायने यही हैं कि अभी तक जितनी भी इन्होंने गुंडागर्दी करी है औरतों के साथ और जो सिस्टम को बाईपास करके जो घोटाले किए हैं सरकार ने, तो इसमें सरकार के मंत्री, सरकार के एमएलए एमपीज और जो टीएमसी के मुखिया और सब मुखिया जो हैं वो सभी नपने वाले हैं। तो ये बात तो पक्की है, ठीक है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कई जगह पे, ठीक है। बाकी समय बताएगा कि जो चुनाव के नतीजे किस तरह के आते हैं। बाकी जो चौथी जो गारंटी है वो है गारंटी करप्शन वाले जेल जाएंगे। दोस्तों करप्शन तो बहुत हाई एंड पे है पश्चिम बंगाल में। जो कटमनी का जो खेला वहाँ शुरू किया है ये ममता बनर्जी की सरकार ने या ममता बनर्जी ने, ये कहीं हद तक करप्शन फैलाने के लिए काफ़ी जिम्मेदार है और ममता बनर्जी इसमें खुद सम्मिलित हैं, क्योंकि कटमनी का पैसा ममता बनर्जी तक जाता है। ऐसी कई बार पीछे समाचार और न्यूज़ें आ चुकी हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ये एक जो चौथा पॉइंट है ये भी टीएमसी पर बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तो ऐसे लग रहा है कि मोदी जी इनसे चुन कर गिन कर हिसाब लेने वाले हैं अब तक का। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कहीं 15 साल का इनका शासन और 25-30 साल का ज्योति बसु का शासन जो इनसे पहले था, लेफ्ट का, कम्युनिस्टों का जो शासन था, कम्युनिस्ट भी इसमें नापे जाएंगे ढूंढ कर, चाहे वो बुढ़े क्यों नहीं हो गए हैं। जो ज्योति बसु तो मर लिए हैं, लेकिन जो भी उनके आसपास रहे होंगे वो पक्का नपेंगे भाई साहब इस केस में, मुझे लग रहा है। देखना आप, ये सब चीज़ें आएंगी सामने। जो पांचवा और जो सेकंड लास्ट जो मुद्दा है या जो पॉइंट उन्होंने दिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए दोस्तों। इसमें क्या है? इसमें एक तो दिया है कि शरणार्थियों को शरण मिलेगी। बांग्लादेश से जितने भी शरणार्थी आए हैं उनको शरण दी जाएगी देश के अंदर। और जो महत्वपूर्ण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जो पॉइंट है, घुसपैठिए खदेड़े जाएंगे देश से। तो जो 1 करोड़ से ज़्यादा वोट कटे हैं भाई साहब, अगर उनमें से एक भी बंदा कोई सुन रहा है, मेरी बात ध्यान करके सुनिए कि अपने जो घर बार आपने जो है बना रखे हैं 25-30 साल से 50 साल से, उनको बेचकर, अगर थोड़े बहुत पैसे बचाने हैं आपको, उनको बेचकर और पैसा जो है ना अपना ट्रांसफ़र कर दीजिए जहाँ से आप आए हैं, बांग्लादेश और आसपास में जहाँ हैं अपने, और वहाँ से चुपचाप जो बॉर्डर अभी फेंस नहीं लगी है ना, जहाँ पे मगरमच्छ वगैरह वो छोड़े हुए हैं, अगर नहीं छोड़े हैं तो भाई साहब वो छोड़ने से पहले वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि इसके बाद आपका हिंदुस्तान से भरे हाथ जाना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद तो खाली हाथ भी पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे आप, हो सकता है पूरी ज़िंदगी जेल में कटे। तो इसलिए आपके लिए मेरी सलाह यही है कि जो घुसपैठिए जितने भी बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के अंदर जिनका जो लिस्ट में से थे पहले, जो उनका नाम कटे हैं, वो तो पक्का सुन लो,
वो तो पक्का नपेंगे भाई साहब, क्योंकि उनका डाटा पूरा रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और इलेक्शन कमीशन के पास, और ये इलेक्शन कमीशन जो है ना ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट पक्का सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मांग करेगा कि भाई ये जो घोटाले, ये जो करप्शन, ये जो घुसपैठियाँ हैं, इन पर सरकार का क्या स्टैंड है और कब इस पर एक्शन लेने वाली है, ये कहने वाले गारंटी है। लिख लो आप मेरा पॉइंट, ठीक है, ये होने वाला है। और जो छठा जो है पॉइंट, छठा पॉइंट मोदी जी ने बोला कि 7वां वेतन आयोग लागू होगा। सातवां वेतन आयोग लागू होने से दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं या इवन स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो सैलरी में बहुत भारी बढ़ोतरी होने वाली है, 20 से 25-30% तक, क्योंकि उनको जो भत्ता वत्ता मिलते हैं वो सारे बढ़ जाएंगे बेसिक के साथ। तो ये एक खुशखबरी सरकारी जो अमला है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन ये 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए मोदी जी ऐसे ही नहीं कह रहे, फ्री में कुछ नहीं देते मोदी जी। ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई साहब इस हाथ लो और उस हाथ दो, मतलब कि आपका 7वां वेतन आयोग तो लागू तो हो जाएगा, पैसे तो बढ़ जाएंगे आपके, लेकिन उसके बदले में आपसे हमें ईमानदारी, मेहनत और देश के प्रति वफादारी वापस में चाहिए। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारी कोई भाई साहब सुन रहा हो जो अब तक टीएमसी का चमचा रहा हो या टीएमसी के टुकड़ों में पल रहा हो, वो संभल जाए, या तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा या इस 7वें वेतन आयोग लागू होने के मजे लेगा बाद में 4 मई के बाद। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मोदी जी के 6 पॉइंट की। अब बात करते हैं हम कि वहाँ पे ग्राउंड हालात कैसे हैं। तो देखो बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखो बॉडी लैंग्वेज वगैरह ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ना बहुत घबराई हुई है। अब देखो पिछले हाल ही में अगर 2 हफ्ते से पहले मैं उनको काफ़ी देख रहा था, 2 हफ्ते से उनका वेट भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है, कम हुआ है। मैं मानता हूँ ठीक है, ये भागदौड़ ज़्यादा होती है और उम्र भी हो गई है तो उस चीज़ में भी है, लेकिन जो एक निराशा के जो बादल हैं उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहे हैं। जो अंदर खाने से रिपोर्ट जो आ रही है टीएमसी के अंदर, कि जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो टीएमसी के ब्लॉक लेवल के जो कार्यकर्ता हैं या और जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो सारे आधे से ज़्यादा भाई साहब छोड़ गए हैं और वो टीएमसी को यही बोल रहे हैं कि भाई साहब आप इस बार किसी और को बना दीजिए, हम इस बार आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो रेडी लेंगे तो टीएमसी के जो गुंडे अंदर खाने हैं जो बैठे हुए हैं, जिनके वोट कटे हैं, ये जो 1 करोड़, ये कुछ ना कुछ हंगामा करेंगे और इनके हंगामा के चक्कर हम लपेटे जाएंगे। तो वो लोग सारे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं आज की डेट में। तो ये एक तो सबसे बड़ा ये है कि जब जहाज डूबता है, जहाज डूबने से पहले चूहे सबसे पहले भागते हैं और चूहों में भगदड़ मच गई है। तो सबसे पहला तो है खुलासा ये। बाकी बात करें और चीज़ों की, तो देखो जो वहाँ जो टीएमसी के वर्कर हैं और इवन नितिन नवीन ने भी आज स्टेटमेंट दी है कि बंगाल में हमारी जो बीजेपी की स्थिति है वो बहुत ही मजबूत है। और जो शुभेंदु अधिकारी जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि शुभेंदु अधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी की भी अगर स्टेटमेंट देखें तो वो आज की डेट में काफ़ी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। और अभी तो देखो आज असम का चुनाव खत्म हुआ है, तो आप देखना अब कल से ही हेमंत बिस्व शर्मा भी अपने काम पे लग जाएंगे। जितने भी आसाम से लगते हुए जिले हैं ना, जितना एरिया सारा है पश्चिम बंगाल का, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा की काफ़ी पकड़ है हिंदू बहुल इलाके में, जहाँ जहाँ भी हिंदू रहते हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा का भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। योगी जी भी वहाँ पे जाने वाले हैं, स्मृति ईरानी हैं और बाकी सारे जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो अभी जाने वाले। ये तो अभी शुरुआत हुई है दोस्तों। तो ये अब जो ना घमासान राजनीतिक ये एक हफ्ते 2 हफ्ते जो चलने वाला है, ये बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। और देखने वाली बात है कि जो मोदी जी की रैली में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। दूसरी, जो मोदी ने पर्सनली अपने कार्यकर्ताओं के साथ एयरपोर्ट पर बात की, उसकी थोड़ी सी बाइट आज मीडिया में आई है। तो उसमें भी मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को बोला कि तुम अपने बूथ में जा जाके सब लोगों को बोल रहे हो ना कि निडर होके वोटिंग करनी है, इस बार बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सीआरपीएफ और जो सेंट्रल फोर्सेज जो तैनात किए हैं हमारे चुनाव आयोग ने,
ज्ञानेश कुमार जी ने, चुनाव आयुक्त ने। तो भाई साहब चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो भी बहुत एकदम से जमे हुए हैं, और वो एकदम से डाल और कहते ना कि तू डाल में पात पात, वो एक एक कदम बड़ा फूंक फूंक के रख रहे हैं। वो उन्होंने मतलब कई कंपनियां 250-300 कंपनियां वो लगाने वाले हैं टोटल बंगाल के चुनाव में। और ये लगा लो कि जिनकी ड्यूटी बूथ पे लगेगी या जहां रास्ते में खड़े होने हैं, जहां पे, ये तो एक बल अलग ही है जो रैपिड एक्शन बल होगा ना, जो जहां पे कुछ भी अगर हरकत किसी ने की और उनको ठोकने का काम जो करेंगे, वो कंपनियां भी अलग से तैनात की जा रही हैं हर एरिया में, हर जगह पे। और जो पहले 2,500-3,000 हज़ार 4,000 हज़ार लोगों के वोटिंग के लिए बूथ बनाए जाते थे, वो इस बार 1,200 लोगों तक ही बूथ है कि एक बूथ पर 1,200 से ज़्यादा लोग वोटिंग नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि जो कंटिन्यूटी है ना वोटिंग की, जो वोट डालने वालों की, वो बहुत अच्छी बनेगी। और हर बूथ जो ना टाइमली अपना वोटिंग फिनिश करके टाइम से निपटा लेगा। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बनने वाली है ये इस चुनाव में बंगाल के में। और ये जो वोटिंग होने वाली है इस बार 19-20 तारीख को, जब भी दो दिन वोटिंग होने वाली है उस दिन, ठीक है। और बाकी जो कुछ बाइट्स जो वहाँ के स्थानीय लोगों की आ रही है, कुछ लोग मीडिया वाले भी वहाँ पे जा रहे हैं जो उनसे बात कर रहे हैं, तो इस बार जो वोटर है वो भी बहुत काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। कुछ वोटर अपने पत्ते अभी नहीं खोल रहे, लेकिन वो कुछ इशारे में यही बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। तो इस बार भाई साहब पश्चिम बंगाल में मेरे हिसाब से भी 93.5% बदलाव होने वाला है। और कम से कम बीजेपी को 160 सीट के 150 से लेके 160 सीटों के बीच में आएंगी इस बार। जो अगर हम जो पीछे जो मीडिया में जो वो आए हैं, सर्वे जो आए हैं या पोल जो आए हैं, प्री पोल जो आए हैं, उनके हिसाब से देखें या जो अभी की हिसाब से देखें, और जो मेरी इंट्यूशन भी कह रही है, वो 150 से 160 के बीच में सीट कम से कम आने वाली हैं। और ये आंकड़ा उससे भी ऊपर जा सकता है, 10 से 20 सीट। तो आप लगा लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, 10 से 20 सीट का मतलब है कि 180 तक भी जा सकती है, ठीक है। अगर इस बार सारा कुछ महादेव की कृपा रही तो इस बार मोदी जी की या बीजेपी जी की बम पश्चिम बंगाल में होने वाली है। और टीएमसी की भी बम होगी, लेकिन कहाँ से होगी दोस्तों? तो टीएमसी वाले गुंडो सुन लो ध्यान से, अपना पिछवाड़े को अभी से ही मजबूत करके घूमना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो पिछवाड़ा तुम्हारा है ये बहुत जल्द टुकाई होने वाली है, टूटने वाला है। तो इसी नोट के साथ आपसे लेते हैं विदा। हम मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।